वेलकम टू द माय चैनल। और आज की हमारी क्लास है जो है 2022 से 2023 तक का टोटल कंपाइलेशंस है। ये जो है लिया गया है दृष्टि के जो है घटना चक्र के बुक से। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक करके। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा 17th प्रवासी भारतीय दिवस। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन इन इंदौर मध्य प्रदेश ऑन 9 जनवरी 2022। ये जो था हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, तो पहले तो आप लोग याद रखिए कि ये जो है 17वां एडिशन था हम लोगों का, 17वां एडिशन था। इसको जो है इनॉग्रेट किए हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो है आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार का जो एक पोस्टल स्टाम्प था वो था सुरक्षित जाएं परीक्षित जाएं। और इसका जो इस बार का थीम था ये था डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसमें जो है टोटल 3500 डिस्पोर मेंबर और 17 देशों के जो है लोगों ने इस कन्वेंशन के लिए रजिस्टर करवाया था। और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के 2023 के, ये थे एचई डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर वॉज एचई मिस्टर चंद्रिकी प्रसाद संतोखी, ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक सूरीनेम। ये जो है सूरीनेम के जो थे राष्ट्रपति एचई मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और जो है एक कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के थे ये एचई डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ये याद रखिएगा कि ये जो एचई डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे ये प्रेसिडेंट थे गुयाना के, और जो एचई मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो ये दोनों इस बार जो है चीफ गेस्ट थे। एंड 9 जनवरी 1915 मार्क्स द डे ऑफ द रिटर्न ऑफ द महात्मा गांधी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसका जो आयोजन किया जाता है ये 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी को जो है मार्क्स करने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। सिंस 2003 प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशंस आर बीइंग हेल्ड एवरी ईयर ऑन द 9th जनवरी to mark the contributions of overseas Indian community in the development of India। इसका जो आयोजन किया जाने लगा ये 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को किया जाने लगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सॉन्ग नाटू नाटू विंस ग्लोबल अवार्ड। एक भारतीय सॉन्ग है नाटू नाटू। ये जो है अभी हाल ही में ग्लोबल अवार्ड के जो है विनर रहे हैं। तो रिसेंटली इन जनवरी 2023 म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी एक्सेप्टेड द अवार्ड फ्रॉम बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फ्रॉम तेलुगु फिल्म RRR। और ये जो फिल्म है इसके जो है डायरेक्टेड हैं वो SS राजामौली साहब हैं, जिन्हों की जो है 18th ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाटू नाटू बिकम्स द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू विन द कोवेटेड अवार्ड। नाटू नाटू जो है पहला मतलब एशियन सॉन्ग बना जो कि ये अवार्ड को प्राप्त किए हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA के द्वारा। ऑल्सो SS राजामौली मैग्नम ओपस फिल्म RRR picked up 2 wins at the Critics' Choice Award from the Best Song and the Best Foreign Language Film। ये जो SS राजामौली साहब हैं इनको जो है 2 चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो जो है पहला है द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फ्रॉम द बेस्ट सॉन्ग, और अगला है द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड विच इज वोन बाय द अर्जेंटीना 1985 फ्रॉम अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड में जो हॉर्नबिल एक जो है त्यौहार है उसका आयोजन किया जाता है टू इनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरेक्शंस एंड टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड।
ये जो नागालैंड में जो मतलब आदिवासी जनजातीय है उसका जो मतलब कल्चर हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ऑर्गेनाइज द हॉर्निवल फेस्टिवल एवरी ईयर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसका जो नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा इसका आयोजन होता है दिसंबर के पहले सप्ताह में। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शंस एंड टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। अबाउट हॉर्निवल फेस्टिवल, इसका आयोजन होता है दिसंबर 1 से 10 तक, और इसका जो आयोजन स्थल था वो तो नागा हेरिटेज विलेज किशामा कोहिमा में है नागालैंड में। और इसका जो ऑर्गेनाइज्ड करता है ये स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। इसका जो आयोजन होता है ये जो है नागालैंड की दो संस्था मिलके करती हैं। पहला है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इंग्लैंड नागालैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। ये जो हॉर्निवल फेस्टिवल है इसे हम लोग फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार इसे कहा जाता है। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल, द ग्लोबली रिस्पेक्टेड बर्ड एंड विच इज डिस्प्लेड इन फोकलोर मोस्ट ऑफ द स्टेट ट्राइब्स। ये जो हॉर्नबिल नाम रखा गया है ये एक जो है पक्षी के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है हॉर्निवल फेस्टिवल। नेक्स्ट है नमामि गंगा इनिशिएटिव। द यूनाइटेड नेशंस यूएन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड नमामि गंगा इनिशिएटिव टू rejuvenated India sacred river Ganga as one of the top 10 world restoration flagship or revive the natural world। ये जो नमामि गंगा इनिशिएटिव है इसको जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया है ये तो यूएन के द्वारा किया गया है। अबाउट द वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड awarded on December 14, 2022, awarded by United Nations, awarded to Namami Ganga Initiative, awarded for rejuvenations of India's sacred river of Ganga, awarded as one of the top 10 world restoration flagship to revive the natural world, awarded at 15th Conference of Parties COP15, the Conventions of Biodiversity in Montreal of Canada. Namami Ganga was selected from over 150 such initiatives from 17 countries across the globe, and the recognition bear testimony to the concert efforts being made by the National Mission for Clean Ganga, Government of India for the restoration of the riverine ecosystem. Namami Ganga program. It is an integrated conservation vision approved a flagship program by the Union Government in June 2014 with बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़। इसका जो आयोजन किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में, और इसके लिए जो बजट रखा गया था ये था टोटल 20,000 करोड़। इट एम्स टू इनकॉम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रेजुवनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। इसका जो उद्देश्य था वो जो है गंगा को जो है संरक्षित करना और उसे जो है प्रदूषण मुक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है मणिपुर संगाई फेस्टिवल। मणिपुर संगाई जो एक त्यौहार है। ऑन 30 नवंबर 2022 द प्राइम मिनिस्टर इंडिया एड्रेस्ड द मणिपुर संगाई फेस्टिवल बाय वीडियो मैसेज। 30 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, और इसका जो आयोजन हुआ था ये नवंबर 2022 में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, और इसका थीम था इस फेस्टिवल का फेस्टिवल्स ऑफ वननेश। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगाई टू व्रो एंटलर डीर फाउंड ओनली इन मणिपुर। इसका जो नाम रखा गया संगाई फेस्टिवल, ये एक स्टेट एनिमल है मणिपुर का, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है संगाई फेस्टिवल। एक है व्रो एंटलर डीर, इसका कॉमन नेम है संगाई व्रो एंटलर डीर डांसिंग डीर। इसकी जो भी स्थिति है वो स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर शेड्यूल फर्स्ट में है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, और ये भी जो है इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट में है।
नेक्स्ट है न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड इन is an intergovernmental treaty adopted 2 Feb 1971 in the Iranian city of Ramsar and came into force in 1975। एक जो वेटलैंड के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कि इंटर गवर्नमेंटल संस्था के द्वारा अपनाया गया था 2 फरवरी 1971 को, जो है एक शहर है ईरानी का रामसर, और इसे लागू किया गया 1975 में। द नेम ऑफ द कन्वेंशन इज यूजुअली रिटेन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड Ramsar, Iran 1971, but it has become known popularly the Ramsar Convention। In August 2022, India added 11 more wetland into the list of Ramsar site। अगस्त 2022 में जो है भारत ने 11 और जो है वेटलैंड को शामिल किया है रामसर साइट में। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है कौन से 11 रामसर साइट ऐड किए गए हैं लिस्ट में। तो 11 न्यू साइट्स इंक्लूडेड तो हैं तमिलनाडु के हैं 4, ओडिशा 3, जम्मू कश्मीर 2 एंड 1 जो है ईच फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तमिलनाडु 4, ओडिशा 3, 7, जम्मू कश्मीर 9, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र 1, टोटल 11। अभी जो टोटल रामसर साइट है इंडिया में वो टोटल हो गई है अब 75। और जो भी सबसे ज़्यादा मतलब जो रामसर साइट वाले राज्य हैं वो है तमिलनाडु में जो है 14 हैं और यूपी में 10 हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी किस राज्य में जो है रामसर साइट की संख्या अधिक है तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु और यूपी 10। और लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशंस इन इंडिया, जो रामसर कन्वेंशंस के अंदर जो मतलब सबसे लंबा वेटलैंड है वो है सुंदरबन का वेस्ट बंगाल 4,23,000 हेक्टेयर। और जो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन के अंदर वो है रेणुका वेटलैंड जो कि है हिमाचल प्रदेश में, यह है टोटल 20 हेक्टेयर। फर्स्ट वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन, भारत का जो पहला रामसर कन्वेंशन था वो कौन सा था? तो एक था चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान 1981 में, चिल्का झील है ओडिशा में और केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, जिसको कि 1981 में ये दोनों ऐसा पहला रामसर साइट था इंडिया का जिसको कि रामसर कन्वेंशंस के अंदर शामिल किया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेम ऑफ द वेटलैंड्स जो अभी ऐड किए गए 11 और इसका एरिया क्या है और ये किस स्टेट में है। तो पहले हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु में 4, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो तमिलनाडु में 4 वेटलैंड को शामिल किया गया था। तो ये है पहला हमारा चित्रागुंदी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्राम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बडबियूर बर्ड सेंचुरी एंड कांजीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, ये चारों हैं तमिलनाडु में। ओडिशा में थे 3, टम्परा लेक, हीराकुंड रिजर्वर एंड अनसुपा लेक। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का 2, हाईगोम वेटलैंड एंड शालूबग वेटलैंड, ये थे जम्मू कश्मीर के। और एमपी में 1 थे यशवंत सागर और महाराष्ट्र के 1 थे थाने क्रीक। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंडिया इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ रामसर कॉन्वेंशन साइंड इन रामसर ईरान 1971। द कॉन्वेंशन इंटर इंटू फोर्स इन इंडिया टू 1 Feb 1982। भारत जो सबसे पहले इसमें एंट्री ली थी वो 1 फरवरी 1982 को। ड्यूरिंग दिस ईयर इटसेल्फ 2022 ए टोटल ऑफ 19 साइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। 2022 में जो टोटल 19 साइट को रामसर साइट घोषित किया गया। 75 रामसर साइट्स कवरिंग इन एरिया 13,26,678 हेक्टेयर इन द कंट्री। ये जो हमारा 75 रामसर साइट है टोटल, ये टोटल जो मतलब क्षेत्रफल है इसका वो है 13,26,678 हेक्टेयर पूरे देश का। गोवा एंड कर्नाटक गॉट देयर फर्स्ट रामसर साइट दिस ईयर। 2022 में जो है गोवा और कर्नाटक को पहला रामसर साइट प्राप्त हुआ 2022 में, गोवा एंड कर्नाटका। और हमारे बिहार में जो है एक कांवर लेक उसे प्राप्त हुआ था नवंबर 2020 में। नेक्स्ट है वेटलैंड इन इंडिया। इंडिया वेटलैंड कवर 4.63% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री।
ये जो वेटलैंड है ये जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का 4.63% को जो है कवर करता है। इन स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेटलैंड का हम लोग देखते हैं, गुजरात में है 34,749.5 स्क्वायर किलोमीटर, आंध्रा में है 14,471.33 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 12,425.3 स्क्वायर किलोमीटर और वेस्ट बंगाल है 11,079.07 स्क्वायर किलोमीटर। अदर फैक्ट, द कंट्री विद द मोस्ट रामसर साइट आर द यूनाइटेड किंगडम एंड मैक्सिको। अब किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? राज्य में हम लोगों ने देखा था अपने कंट्री में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, और हम लोग देखते हैं किस देश में है। तो पहला है यूनाइटेड किंगडम 175 175 और मैक्सिको 144 और हमारे इंडिया में 75। बोलिविया इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ 1,48,424.05 स्क्वायर किलोमीटर अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शंस। ये जो बोलिविया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड को जो है शामिल किया गया है, मतलब एरिया वाइज तो ये हो जाएगा हमारा 14,842.04 स्क्वायर किलोमीटर। कनाडा, चाड, कोंगो एंड रशियन फेडरेशन हैव ऑल्सो इज डेजिग्नेटेड ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब ये मैप है टोटल 75 रामसर साइट का, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और इसमें टोटल क्लियर किया हुआ है कि जो है किस किस स्टेट के मतलब कौन कौन से हैं रामसर साइट और इसका मतलब डेट। नेक्स्ट है गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। ऑन दिसंबर 8, 2022 गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। गुजरात और जो हिमाचल प्रदेश में अभी जो है इलेक्शन हुआ था उसका परिणाम आ गया था 8 दिसंबर 2022 को। द बीजेपी हैज़ रिटेन पावर इन गुजरात फॉर ए रिकॉर्ड 7th स्टेट टर्म। इट ओन 156 सीट इन 182 मेंबर स्टेट असेंबली। भूपेंद्र पटेल हैज sworn in the 17th chief minister of Gujarat second time in a row. The people of Gujarat voted in two phases, 1 and 5 December 2022, and overall voter turnout Gujarat was around 64.65. हिमाचल प्रदेश voted in a single phase 12 नवंबर 2022 और इसने जो टोटल टर्नआउट किया है वो 74% है। इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज वोन 40 सीट्स इन 68 मेंबर स्टेट असेंबली एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन दिसंबर 11, 2022 टुक ओथ द न्यू चीफ मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश। फिर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है शपथ ली 11 दिसंबर 2022 को। द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, दुनिया की जो 100 महिलाओं की जो है सूची में इन दिसंबर 2022 फोर्ब्स रिलीज द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ये जो जारी करती है, ये पहले तो ये देखिए कि जारी की जाती है फोर्ब्स के द्वारा। For her leading during the Ukraine war as well her handling as the COVID-19 pandemic, European Commission President Ursula von der Leyen cites top first rank and 19th annual Forbes list of the world 100 most powerful women। तो ये जो एडिशन था ये 9th एडिशन था और इसमें जो उर्सुला वॉन डेर लायन है इनको मिला है पहला स्थान। फिर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्ड उसको मिला है दूसरा स्थान और यूएस की वाइस जो प्रेसिडेंट है कमला हैरिस इन्होंने प्राप्त किया है तीसरा स्थान। डिटेल्स ऑफ इंडियन वुमेन हु मेड इट टू बी द लिस्ट। जो भारत की जो कौन कौन सी महिलाएं शामिल है ये देखते हैं। तो अभी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनकी जो है रैंक है वो है 36 ऑन द लिस्ट फॉर द 4th टाइम इन द रो और ये चौथी बार इस क्रम में है। रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि जो चेयरपर्सन है HCL टेक की, उनकी रैंक है 53। माधवपुरी बीच जो कि सेबी की जो है चेयरपर्सन है, इसकी रैंक है 54। एंड सोमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है, इसकी रैंक है 67। एंड नेक्स्ट है किरण मजूमदार शाह जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बाइकोइन लिमिटेड एंड बायोकन बायोलॉजिकल लिमिटेड की, इनकी रैंक है 77।
नेक्स्ट है फाल्गुनी संजय नायर, जो कि फाउंडर ऑफ CEO है ब्यूटी और लाइफ स्टाइल रिटेल कंपनी नायका की। इनको मिला है 89th रैंक। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम IIGF, जो है 2022 की। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टेट डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एड्रेस द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022। इसका आयोजन हुआ था 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। आयोजन स्थल है दिल्ली। India is the largest connected nation in the world with more than 800 million broadband users. India with more than 1.4 billion citizens, 1.2 billion mobile users, 800 million internet users. Amrit Bharat Station Scheme. Next, recently Ministry of Railway has formulated new policy of modernization of station named Amrit Bharat Station Scheme. Amrit Bharat Station Scheme envisages development of station as a continuous basis with a long-term vision. About Amrit Bharat Status Scheme, इसको लॉन्च किया गया था 27 दिसंबर 2022 को और लॉन्च इसको किए थे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। इट इज़ बेस्ड ऑन द मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड इम्प्लीमेंटेड और एलिमेंट ऑफ मास्टर प्लान as per need the patronage of the station. Next is Supreme Court judgment on EWS reservation. The Supreme Court of India on November 7th 2022 in Janhit Abhiyan versus Union of India 2009 case upheld the validity of 103rd Constitutional Amendment Act. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 7 नवंबर 2022 में जो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस केस को जो है अपहेल कर दिया है। और ये जो हमारा 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है ये जो है ये संबंधित है हमारे EWS के रिजर्वेशन से। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 18% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया फॉर ए सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरीज कैंडिडेट। इसमें जो है 10% आरक्षण की बात कही गई है एजुकेशन और जो है गवर्नमेंट जॉब में जो कि जनरल कैटेगरी के जो है कैंडिडेट हैं उनके लिए। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन जॉब्स एंड एजुकेशन वाज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड बाय इंसर्टिंग क्लाउज आर्टिकल 15 and 16 क्लाउज आर्टिकल 15 clause 6 16 and clause 6 of the constitutions. It was passed under constitution's 103rd amendment act 2019 by the parliament in जनवरी 2019। जनवरी 2019 में जो है 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट था यह जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कल। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब।